आज हम रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में दी गई आदिकाल संबंधित कुछ मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो मैं सभी नेट के विद्यार्थियों को यही सुझाव देना चाहती हूँ कि वे एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, परंतु आज हम रामचंद्र शुक्ल जी की जो ये पुस्तक है उसमें से मैंने कुछ मुख्य बातें चुन के निकाली हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको वो अच्छी लगे तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा। आचार्य शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक, अपना ग्रंथ जो लिखा है उसके वक्तव्य में आदिकाल के नामकरण पे कुछ विचार किया है। जैसे कि आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, जो उनके रामचंद्र जी ने ऐसा बताया है कि उनके अनुसार जो उन्होंने जितना भी अपना अनुसंधान किया वो किताबों को लेके, उसमें उन्होंने 2 प्रकार की पुस्तकें निकाली। एक तो अपभ्रंश की थी और दूसरी थी देश भाषा। देश भाषा उस भाषा को कहा जाता था जो उस समय उस जगह की बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया। अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, ये दो प्रकार के काव्य निकाले गए थे। ठीक है, अपभ्रंश भाषा जो हुआ करती थी वो कविताओं की भाषा हुआ था, उसमें क्योंकि संस्कृत का मिक्सचर ज़्यादा रहता था तो इसलिए उसको अपभ्रंश काव्य बोला जाता था। और देश भाषा काव्य जो समान जनसाधारण की भाषा कहलाती थी उसको बोला जाता था। इसके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों की ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया। अब अपभ्रंश काव्य में विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। उसके बाद देश भाषा काव्य आते हैं, उसमें हैं जिसमें से खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो जो कि आल्हा का मूल रूप कहलाता है, खुसरो की पहेलियां आदि और विद्यापति की पदावलियां। उपरोक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हुए लिखा है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। वीर गाथा काल का मतलब है इन पुस्तकों में जो उस समय राजा हुआ करते थे उनके गाथाएं लिखी गई है, उनके युद्धों के बारे में वर्णन किया है, इसलिए इसको वीर गाथा काल कह दिया। और ज़्यादातर जितने भी पुस्तक ग्रंथ लिखे गए वो वीर गाथा ही थे उस समय के राजाओं के, इसलिए वीर गाथा काल रखा गया है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में यानी 4 अध्यायों के अंतर्गत विवेचित किया है। उसमें से पहला प्रकरण जो है वो सामान्य परिचय है, दूसरा प्रकरण अपभाषा काव्य, तीसरा प्रकरण देश भाषा काव्य और चौथा प्रकरण है फुटकल रचनाएं। अब पहला जो है हमारा सामान्य परिचय, जिसमें पहला प्रकरण है जो कि उसमें आदिकाल के आरंभ, अवधि और उसकी मूल विशेषताओं का वर्णन किया है। ठीक है, अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं हम शुक्ल जी के इतिहास में जो उन्होंने आदिकाल से संबंधित चीजें लिखी हुई हैं। दूसरा, जैसे कि प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। प्रथम अवस्था पाली, दूसरी प्राकृत और अंतिम अवस्था है अपभ्रंश कहा जाता है। जो ये पाली, प्राकृत और ये जो अपभ्रंश है कहाँ से निकल के आई है? जो कि वैदिक संस्कृत से निकल के आई है। वो सबसे पुरानी भाषा है हमारे देश की या भारत की कह लीजिए, जो वहाँ से निकल के पाली, प्राकृत और ये अपभ्रंश निकल के आई। अपभ्रंश से हमारी देश भाषा जैसे खड़ी बोली से बोली है, और जो खड़ी बोली है वहीं से हमारी हिंदी निकल के आई है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। ठीक है, यानी जो प्राकृत की अंतिम अवस्था हमारी क्या थी? प्राकृत के बाद सीधा अपभ्रंश हिंदी साहित्य में आ गया।
तो हिंदी साहित्य जो ज़्यादातर जिसके प्रमाण मिले हैं वो अपभ्रंश से ही मिले हैं। तो इसलिए हिंदी साहित्य का आविर्भाव यानी आगमन जिसे कहते हैं, शुरुआत जो है वो वहीं से मानी जाती है। और साहित्य को हम कब मानेंगे प्रमाण, जब वो लिखित रूप में आने लग गया। तो लिखित रूप में उससे पहले तो बौद्ध और सिद्धों के समय में ये लिखित रूप में इतना नहीं था जितना कि ये अपभ्रंश अवस्था में जब आया तब शुरुआत हुई। तो उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी यानी प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बुद्धों यानी सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर क्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050। अब आपने ये बात को ध्यान रखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है उसमें कहीं पर भी आपका एजी जो ये साल के बारे में बात नहीं हुई है। हर जो भी साल जो भी समय दिया गया है वो संवत के अनुसार यानी हिंदी संवत के अनुसार ही दिया हुआ है। तो और हिंदी संवत और अंग्रेजी भाषा का जो कैलेंडर है उसमें 58 वर्षों का अंतर आता है। जैसे कि आज हमारे हिसाब से 2023 चल रहा है, तो उसमें आप 58 साल प्लस कर लेंगे, जमा करेंगे तो वो संवत में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार हिंदी साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। हालांकि प्रथम सिद्ध सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन ने के अनुसार सामान्यतः 759 ईस्वी स्वीकार किया जाता है, किंतु शुक्ल जी ने उनका समय 633 ईस्वी यानी विक्रम संवत 690 माना है। अतः इसी आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी की बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पद्यों की प्राप्ति को माना है। अब जनश्रुति इस काल का आरंभ, और जनश्रुति यानी लोगों ने जो बोला है या लोगों के अनुसार उस समय क्या था, काल का आरंभ क्या माना जाता है, पीछे से ही लिया गया है। जैसे और संवत 770 में भोज पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन को दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज क्या है, शिव सिंह द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है, पर इसका कहीं कोई प्रमाण उनके द्वारा इसमें कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस पुस्तक में प्राय लोक में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहा है। अपभ्रंश भी उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती हैं, बल्कि उस समय के कवियों की भाषा थी। यानी मैंने आपको बताया ना कि बोलचाल की भाषा देश भाषा थी, और जो ये अपभ्रंश भाषा है वो सिर्फ कवियों और साहित्य के लिए हुआ करती थी, वो थोड़ी कठिन हुआ करती थी इसलिए। तो शुक्ल जी ने अपभ्रंश के संबंध में लिखा है, कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई 100 वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और
चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आ रही थी। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो भाषा थी वो अपने उस समय में लोग व्यवहार में नहीं लिया करते थे। व्यवहार में देश भाषा यूज हुआ करती थी और जो अपभ्रंश भाषा थी वो सिर्फ कवियों की भाषा थी और साहित्यों की भाषा थी। वो पुरानी हिंदी कुछ कठिन शब्दों से भरी हुआ करती थी जो लोगों से समझ से, जनसाधारण की समझ से थोड़ी सी परे हुआ करती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही। अब आप ये देखेंगे, ये नेट जून 2019 में आया हुआ वक्तव्य है। इसमें ये पूछा गया था कि ये जो शब्द हैं ये किसने कौन सी पुस्तक में बोले हैं, यानी किसके शब्द हैं ये। ठीक है, तो अब आप जब ये पढ़ेंगे या ऐसा कोई पहरा आएगा या कुछ गद्य आएगा तो आप ये समझ जाइएगा कि ये आचार्य रामचंद्र की पुस्तक में लिखा हुआ है। उस समय रचनाओं की भाषा में बहुत विविधता थी। विविधता यानी रचनाएं जो हुआ करती थी ना वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कवियों के अपने अपने तरीके हुआ करते थे। कोई ब्रज भाषा में लिख रहा है, कोई किसी भाषा में लिख रहा है, विविधता हुआ करती थी। एक ही समय विक्रम की 14वीं सदी के मध्य में शरांगधर, अपभ्रंश और खुसरो देश भाषा यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। यानी उस समय कोई भारत के किसी कोने में तो 14वीं सदी में अपभ्रंश वाला भाषा यूज हो रही थी और दूसरी उसी टाइम पर उसी समय पर खुसरो जी कौन सी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। विद्यापति दोनों प्रकार की भाषाओं यानी अपभ्रंश का रूप अवहट और देश भाषा मैथिली का प्रयोग करते थे। इनके समानांतर ही कबीर की रचनाओं का आरंभिक दौर शुरू हुआ। ठीक है, यानी कहने का मतलब उस समय भी अलग अलग भाषा का यूज हुआ करता था अलग अलग जगहों पर। भाषिक वैविध्य की स्थिति में अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी यानी 15वीं सदी के मध्य विद्यापति के समय तक चलती रही। ठीक है, उस समय की बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा। उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किया है। उस समय की बोलचाल की भाषा देश भाषा के दो रूप आदिकालीन रचनाओं में मिलते हैं, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त। अमीर खुसरो और विद्यापति की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त थी, यानी वो उन्होंने जो प्राकृत की कठिन शब्द हुआ करते थे संस्कृत भाषा के, उन्होंने उनको प्रयोग करना बंद कर दिया था। तो देश भाषा की अन्य रचनाओं पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। शुक्ल जी द्वारा निर्देशित आदिकाल की दो मूल विशेषताएं निम्नलिखित है। अनिर्देशित लोक प्रवृत्ति, जिसमें क्या हुआ करता था, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता था। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो संदिग्ध है और कुछ असंदिग्ध है। ठीक है, असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृतभाष हिंदी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको इससे आगे का प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।